previous class we have seen all fundamental formulae of simple harmonic motion, displacement time relationship, and from that how we calculate velocity, acceleration, kinetic energy, potential energy, power, frequency of potential energy and frequency of kinetic energy. What was that? Double of particle frequency. नहीं, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं और आप लोग अच्छे बच्चे हो तो पढ़ के आए होंगे. तो let us see these questions. Some easy direct questions are there. थोड़ा करते हैं ये सारे क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो. For a particle in SHM, the maximum velocity is 40 cm per second and maximum acceleration is 80 cm per second square. Find time period of oscillation and velocity at a distance 10√3 cm from mean position. Okay? क्या दिया है? कोई पार्टिकल SHM में है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और आपको मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? ए ओमेगा. नहीं, ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसका मतलब ए ओमेगा इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिया है मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मैक्सिमम एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? ओमेगा स्क्वायर है. तो काम बन गया हमारा. ओमेगा स्क्वायर ए इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये दोनों को देखो तो क्या यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं? यस. मैक्सिमम एक्सीलरेशन बाय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या देगा आपको? ओमेगा स्क्वायर ए बाय ओमेगा ए, एंड दैट इज गिवन हाउ मच? 80/40. क्या मतलब हुआ? ओमेगा इज कैंसिल हो गया. क्या बच गया यहाँ पर? ओमेगा, एंड दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा मिल गया. नहीं, क्या आप यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड पता कर सकते हो? यस. एम्पलीट्यूड क्या होगा? हम जानते हैं कि ए ओमेगा इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 40/2. ए ओमेगा इज 40, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड. तो एम्पलीट्यूड हो गया 20 सेंटीमीटर. चलिए, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गया. फिर आगे क्या पूछा है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? फिर पूछा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू निकला था 2, तो डिवाइड करो तो मिल गया पाई सेकेंड्स. और क्या पूछा है? वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस 10√3 फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब एट x इज इक्वल टू 10√3 हमारा वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? याद होगा आपको, ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ओमेगा का वैल्यू 2 है और ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 10√3 का स्क्वायर. कितना हो गया ये? 400 माइनस 300. रूट ओवर इज 100, रूट ओवर इज 10, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था. समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाली ज्यादा चीज नहीं है इसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. Displacement time relation of a particle is given by the differential equation 25 d square x by dt square plus 9x is equal to 0. Find time period of oscillation. अच्छा, थोड़ा मैं ये जो इक्वेशन दिया है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 25 d square x by dt square plus 9x is equal to 0. क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? सीधा एक स्टेप जंप कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ. माइनस 9/25x लिख सकते हैं ना? यस. नाउ व्हाट इज दिस? रेट ऑफ सेकेंड रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सीलरेशन, एंड इट इज माइनस 9/25x. समझ में आया क्या? The acceleration is minus 9/25x. और ये जो इक्वेशन है SHM में
हम तो जानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम के लिए। वी नो दैट A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? तो कंपेयर करो तो क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर इज 9/25। कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इज 9/25 और ओमेगा इज 3/5 रेडियन पर सेकेंड। पूछा है टाइम पीरियड कैसे निकालें? 2π/ओमेगा 3/5 करो तो ये हो गया 10π/3 सेकेंड। द टाइम पीरियड इज 10π/3 सेकेंड्स। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? आया समझ में? So from the differential equation how we calculate? Next question. The time period of an SHM is t. Already time period दे दिया। Find how much time it takes to move from one extreme to other. कोई पार्टिकल SHM में है और उसका टाइम पीरियड दिया है t। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए टाइम लगता है t। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? सोच देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगता है? t/4, ये t/4, ये t/4, ये t/4। तो हर एक सेगमेंट t/4 का है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? t/4 प्लस t/4। मीन पोजीशन यहाँ पर नहीं, वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, t/4 प्लस t/4। क्या मेरी बात समझ में आया? तो पहला बिट का आंसर हो गया, बिट नंबर 1 का आंसर हो गया टाइम टेकन इज t/4 प्लस t/4 इज इक्वल टू t/2। कितना सिंपल था। मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑफ मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने के लिए कितना समय लगेगा? मतलब ये कितना दूर जाएगा यहाँ से? a/2 पूरा तो है a, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने के लिए कितना समय लगेगा? कहां से जाएगा? फ्रॉम द मीन पोजीशन। When the particle starts moving from the mean position, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होता है? x इक्वल टू a sin ओमेगा t, नहीं? सो कहेंगे when it moves from mean position, x is equal to a sin ओमेगा t। ठीक है? पूछा है जब वो यहाँ पर पहुंचेगा कितना समय के बाद वो पहुंचेगा? जब पहुंचेगा तब x क्या हुआ होगा? a/2। मतलब जब x a/2 होगा तब t का वैल्यू क्या है? समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे when x is equal to a/2। चलिए थोड़ा इसको लिखते हैं। when x is equal to a/2। ये गंदा को साफ कर देते हैं। Yes. When x is equal to a/2, क्या मिलेगा हमारा इक्वेशन? a/2 is equal to a sin ओमेगा t। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो sin ओमेगा t क्या हो गया? is 1/2 हुआ ना? इसका मतलब ओमेगा t कितना हो गया? π/6। इसका मतलब ओमेगा t इज π/6। तो t कितना हो गया? π/6 ओमेगा। सो क्या लिखेंगे इसमें? 10 टाइम आफ्टर व्हिच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन is equal to a/2 is given by t is equal to क्या आ गया वैल्यू इसका? t is equal to π/6 ओमेगा, π/6 ओमेगा। जबकि हमें मालूम है कि ओमेगा इज 2π/t। वैल्यू डालें यहाँ पर π/6 इंटू 2π/t
t, मारपीट करो तो इज इट कमिंग t/12? यस, समझ में आ रहा? लगेगा t/12। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए याद रखो, जब वो पार्टिकल यहां से गया ऐसे ऐसे आया, आप जानते हो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता है? टाइम t/4। और यहां से आधा दूर जाने के लिए कितना टाइम लगा? अभी अभी निकाले, t/12। तो बाकी यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? t/4 माइनस t/12, है कि नहीं? t/4 माइनस t/12, t/4 माइनस t/12। थोड़ा ठीक से लिखता हूं, t/4 माइनस t/12 कितना होता है? ये t/6। मतलब पहला आधा डिस्टेंस जाने के लिए टाइम लगता है t/6, t/4। दूसरा आधा जाने के लिए टाइम लगता है पहला आधा जाने के लिए टाइम लगता है t/12, यस, और दूसरे आधा जाने के लिए टाइम लगता है t/6। ये याद रखना, मतलब ये जितना समय लेगा ये उसका डबल टाइम लेगा। द टू टाइम्स आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैं डिस्कशन में बताया था, समझ में आया? अच्छा, अगर बस समझ में आया तो खाली ये चीज को बताओ, सपोज कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और सपोज दिया है कि टाइम पीरियड इज समथिंग लाइक 24 सेकेंड्स, समझे? टाइम पीरियड इज 24 सेकेंड्स और वो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया। चलो मानते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये हाफ ऑफ दी एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट यहाँ का, और यहाँ पर भी हाफ ऑफ दी एम्पलीट्यूड है। पार्टिकल चलना शुरू किया है फ्रॉम पोजीशन ए, कुछ समय के बाद बी में पहुंचेगा, कुछ समय के बाद सी में पहुंचेगा, कुछ समय के बाद डी में पहुंचेगा, फिर ई में पहुंचेगा, फिर एफ में पहुंचेगा, फिर जी, फिर एच, फिर आई में पहुंचेगा। क्या ये सारे जगह पे पहुंचने का टाइम बता सकते हो? एट ए टी क्या था? चलना शुरू किया, टी वाज 0। समझ में आया? अच्छा, 8b कितना समय लगता है? t/12, नहीं, t/12 मतलब t/12 मतलब कितना हो जाएगा? t = 2 सेकेंड्स। 8c यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता है? t/4, तो t कितना हो जाएगा? t/4 25/4 इज 6 सेकेंड्स। 8d t कितना होगा जब यहां पर पहुंचा? ये गया t/4 और ये टाइम कितना था? t/6। ये t/6 था, ये t/12 था, समझ में आ रहा है? ये t/12 था और ये t/6 था। t/6 मतलब 4 सेकेंड होता था ये। यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता था? निकाले हम लोग 2 सेकेंड, और यहां से यहां तक जाने के लिए 4 सेकेंड, तभी तो ये हुआ 6, ये 6, ये 6, ये 6, सब मिला के 24। तो बताओ डी में जब पहुंचेगा टाइम कितना हुआ होगा? 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, फिर आने के लिए 4 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने के लिए 4 सेकेंड, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 t = 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है? ई में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? आधा टाइम, पूरा का आधा टाइम मतलब 24 का आधा, तो t हो जाएगा, ई में पहुंचने का टाइम हो जाएगा t = 12 सेकेंड्स। एफ में पहुंचने का टाइम बताओ t क्या होगा? अब यहां से यहां तक जाने के लिए 2 सेकेंड लगा था, यहां से यहां तक जाने के लिए भी 2 सेकेंड ही लगेगा, है कि नहीं? इधर जाएगा 2 सेकेंड तो इधर आएगा भी तो 2 सेकेंड ही लगेगा, और ये पूरा था 12 + 2 हो गया 14 सेकेंड। एंड लाइक दैट यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट ऑल टाइम्स। चलो आप लोग समझदार हो तो मुझे बताओ आफ्टर व्हाट टाइम इट इज एट एच, एच में कौन से समय के बाद होगा? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम
आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल इज एट एच, कितनी समय के बाद ये एच में होगा। चलो सोचो और बताओ एच में कब होगा, कौन बताएगा सही टाइम। टी इज इक्वल टू एच में होने का टाइम, यहां से शुरू किया 22, यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगता है, 2 सेकंड, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी 2 सेकंड ही लगेगा। yes sir, नहीं तो पूरा 24 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 2, 22 सेकेंड्स। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। yes sir, जस्ट फॉर पजलिंग में आपको दिया कि आपको पकड़ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ए पार्टिकल इन SHM द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जिनको फॉर्मूला मालूम होगा कर लेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो हमें निकालना पड़ता है। बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मारपीट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, मिलेगा x का वैल्यू a बाई रूट 2। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है एट x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। प्रीवियस क्लास भी हम लोग किए तो ये कैंसिल हो जाता था, x का वैल्यू निकलता था a बाई रूट 2। दिया है कि जब डिस्प्लेसमेंट था 4 सेंटीमीटर तब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। yes sir, The amplitude of oscillation is 4 root 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes sir, हाँ ठीक है। Here the slab A, here is a slab A executing horizontal SHM, ये oscillate हो रहा है in simple harmonic motion with angular frequency ओमेगा, उसका angular frequency ओमेगा दिया है। If coefficient of friction between block B and slab A, इन दोनों के बीच में coefficient friction mu है। Find maximum amplitude of oscillation for which they oscillate together, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ये ऑसिलेट कर सकता है। देखो ये पेन मेरे हाथ पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन मैं हाथ को अगर बहुत जोर से मूव करवाऊंगा हो सकता है कि मेरा पेन फिसल जाएगा मेरे हाथ से। जब मैं हाथ को खींच रहा हूं या फिर जोर से मूव करवा रहा हूं तो मेरा जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है a, अगर इसका मान लो कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, सपोज दिस इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, मैक्सिमम एक्सीलरेशन है a मैक्स, तो ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स तो आएगा। ब्लॉक का मास कितना है मालूम नहीं है, बट स्यूडो फोर्स विल बी ma मैक्स, और ये फिसलने की कोशिश करेगा। उसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश करेगा। जब ये फिसलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा। मैक्सिमम स्यूडो फोर्स शुड बी काउंटर्ड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी है कि नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑसिलेटिंग टुगेदर ma max must be equal to mu mg, ये समझ में आना चाहिए। तो m तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, सो a max is equal to mu g, समझ में आया, a max होगा mu g। लेकिन a max का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर a शुड बी इक्वल टू म्यू जी। तो फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करने लगेगा, क्योंकि जो एक्सीलरेशन होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, यस। क्या सबको पकड़ में आया है वाला क्वेश्चन, हाँ चलिए
Next question. For a particle oscillating along x-axis, the displacement from mean is given by this. X is equal to 20 sin 4t. Find displacement of particle when kinetic energy is twice of potential energy. आप तो इसको कर सकते हो, करो करो। क्या दिया है? दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, उसका डबल। काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो गया दोनों तरफ से, क्या मिल गया आपको? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और x इज a बाय रूट 3, a बाय रूट 3, और a का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, सो इट इज 20 बाय रूट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो सेंटीमीटर नहीं लिखा था, लिखना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक तो चलता है हम लोगों ने, चलो इसको लिखना चाहिए, x लिखा है तो x का यूनिट लिखना चाहिए, सेंटीमीटर। तो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कब? एट ए डिस्प्लेसमेंट 20 बाई रूट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। सिंपल क्वेश्चन तो है ना? ठीक है। फॉर ए पार्टिकल इन SHM at a distance 4 cm from mean position, velocity is 3 cm per second. Again, at a distance 3 cm from mean position, velocity is 4 cm per second. Find maximum velocity of the particle. बोल रहा है कि मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर दूरी पे वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूरी पे वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 8 x इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या बनेगा? v के जगह 4 डालो, इट इज 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब 9। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। 8x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो v की जगह 9 डालो, हाँ वेलोसिटी 9 नहीं था, क्या था? 3 था, वेलोसिटी वाज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v की जगह 3 डालो तो बन गया 9 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 16, इक्वेशन नंबर 2। क्या हम ये दोनों इक्वेशन से a और ओमेगा निकाल सकते हैं? डिवाइड कर दोगे तो a मिल जाएगा, a का वैल्यू डाल दो किसी एक में, ओमेगा मिल जाएगा। एक बार a और ओमेगा मिल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? a इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो करें इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 था, क्या था? 16 इंटू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। दूसरा था 9 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 16। जस्ट डिवाइड, व्हाट यू फाइंड? ओमेगा स्क्वायर कैंसल्स आउट, 16 by 9 is equal to a square minus 9 by a square minus 16। क्या यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 16 a square this gives 16 a square minus 256, 16 into 16 is equal to 9 a square minus 81। सो 9 स्क्वायर को इधर ले आइए, ये मिल गया 25 ए स्क्वायर, माइनस हो गया सॉरी 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू
ये माइनस 256 इधर आ गया, 256 माइनस 81, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ, ये हो गया कितना 175, 7 को डिवाइड करो, इज इट करेक्ट? कैलकुलेशन सही कि गलत है? ए स्क्वायर इज 175/7, ए कितना आया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25, तो ए कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मिल गया नहीं? ओमेगा कैसे पता करेंगे? ओमेगा पता करने के लिए आसान तरीका है, हमें तो मालूम है, ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं, यस। अब हमें ओमेगा पता करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यस। अगेन आपको मालूम है कि 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9, और 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए इज ऑलरेडी फाउंड 5, सो इट इज 25 माइनस 9, सॉरी। क्या यहां से ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड आया? यस। क्या हुआ? Thus, maximum velocity during motion is equal to a omega. A है 1, ओमेगा है 5, is 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Excuse me. आया समझ में? It is coming 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुझलो के? Could you follow? इसको इंग्लिश में could you follow कहते हैं, बरगड़ी में कहते हैं बुझलो के, ऐसे बोलते हैं। बुझलो के? नहीं आया समझ में? ये लो सतराता है, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ टाइम पीरियड 12 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, फाइंड व्हाट टाइम आफ्टर रीचिंग द एक्सट्रीम पोजीशन इट विल बी एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं कुछ भी करने से पहले आपकी पुराने आइडिया को देखना चाहूंगा। ये कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने की कितनी समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से यहां से होगा 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे पहुंचेगा। इज इट नॉट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड? तो पूछा यहां पर पहुंचने का कितनी समय के बाद यहां पर पहुंचेंगे, यहां से यहां तक का टाइम बताओ। समझ में आया? थोड़े हम लोग उसको एमसीक्यू की तौर पे करेंगे, फिर हम लोग अपना कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। हम जानते हैं कि ये पूरा टाइम ले रहा है कितना, 12 सेकेंड्स। ये पूरा टाइम पीरियड है 12 सेकेंड्स, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लग रहा होगा? 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड लगता है ना? अच्छा, यहां से यहां तक जाने के लिए 3 सेकेंड्स लगता है। ये हो गया एक पोजीशन, ये हो गया हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, आप जानते हो कि यहां से यहां तक जाने के लिए जितना समय लगता है, यहां से यहां तक जाने के लिए उसका डबल टाइम लगता है कि नहीं? तो अगर हम कहेंगे ये, और हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता है, 3 सेकेंड्स, t/4। ये अगर 3 सेकेंड हुआ तो t का वैल्यू कितना हुआ? 3t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो t कितना हो गया? 1 सेकेंड। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने के लिए 2 सेकेंड, यहां से यहां तक आने के लिए 2 सेकेंड। तो क्या होगा आंसर? 5 सेकेंड का एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने का कितनी समय के बाद? तो 2 सेकेंड्स। आंसर हो गया 2 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ या ना बोलो तो समझ में आया? यस सर। यस। तो एक्सट्रीम से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स। हम अपनी तकियानशी मेथड से और स्मार्ट मेथड से निकाल दिए। बट लेट अस गो फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस, हाउ टू डू।
क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है 12 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड दिया है 6 सेंटीमीटर। एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने की कितनी समय के बाद, when particle starts from extreme, क्या आपको मालूम है कि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप कुछ a cos ओमेगा t होता है? Yes, sir. नहीं पूछा है कब होगा, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, a दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। हियर a is 6 सेंटीमीटर, x is 3 सेंटीमीटर, सो मिलेगा 3 इज इक्वल टू 6 cos ओमेगा t, और यहां से ओमेगा t का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो t कितना होगा पाई बाई 3 ओमेगा, बट ओमेगा कितना है 2 पाई बाई 12, क्योंकि टाइम पीरियड दिया है 12 सेकेंड्स का, टाइम पीरियड दिया है 12 सेकेंड्स का, तो ये हो गया पाई बाई 6। इसके जगह डालो पाई बाई 6, पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 6 इज नॉट इट 2 सेकेंड्स कमिंग, यस। सो व्हाट यू फाइंड, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने का 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन विल बी 3 सेंटीमीटर। वैसे स्मार्ट मेथड में करो तो जल्दी बन जाता है, इधर कैलकुलेट करना पड़ता है। और आपको ये चीज भी याद रखना पड़ेगा कि व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। समझ में आया क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass 4 kg executes SHM given by x is equal to 10 sin 80 centimeter. Find power exerted on particle at x is equal to 8 centimeter. क्लू क्या है? क्लू ऐसा है कि हमें मालूम है कि पार्टिकल के ऊपर जो पावर होगा दैट इज गिवन बाय F into V। तो चलो निकालते हैं x is equal to 8 सेंटीमीटर में फोर्स क्या है और x is equal to 8 सेंटीमीटर में उसका वेलोसिटी क्या है। नहीं अच्छा, 8 x is equal to 8 सेंटीमीटर, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। x के जगह 8 डालो और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा का वैल्यू कितना है 8 रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं, a साइन ओमेगा t। तो m तो दिया है 4 kg, 4 ओमेगा स्क्वायर का 8 स्क्वायर, x दिया है कितना, x दिया है 8 सेंटीमीटर। m को हम kg में लिए हैं तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में लेंगे, दैट इज इक्वल टू 8/100 मीटर। सारे को एम केस में या फिर सारे को सीजीएस में रखने की जरूरत पड़ता है, एम ऑलरेडी केजी में दिया है। क्या बात समझ में आया? सो दिस इज द फोर्स। कितना फोर्स आया आप कैलकुलेट करो, और अगर हम निकालेंगे वेलोसिटी क्या है तो ये होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 8, ए कितना है 10 का स्क्वायर, एक्स कितना है 6 का स्क्वायर, नो एक्स इज 8 का स्क्वायर, और ये दोनों किस में है सेंटीमीटर में है, मतलब हमारा वेलोसिटी कौन सा यूनिट में आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। और 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, उसका रूट ओवर इज 6 इंटू 8 इज 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको आप 0.48 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। Once you know F and you know V, I hope you can calculate. I should not waste my time. Power is FV, ये हो गया न्यूटन में, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा आपको पावर। Just multiply these two things to get the power in watt. Understanding or standing under? Understanding. Understanding. Very good. Next,
Here the blocks are oscillating with angular frequency 4 रेडियन पर सेकेंड। दोनों ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे हैं, ओमेगा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड। पूछा है फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर विच दे ऑसिलेट टुगेदर। ये पेन मेरे हाथ पे है, मैं हाथ को ऑसिलेट कर रहा हूं, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर सकता हूं कि दोनों में पेन मेरे हाथ के साथ ऑसिलेट करेगा। लेकिन मैं हाथ को अगर जोर से मूव करता हूं तो पेन मेरे हाथ से छूट जाता है कि नहीं छूट जाता? कितना एक्सीलरेशन में मूव करने से पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा? कितने एक्सीलरेशन में? इफ आई मूव माई हैंड डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ए, पेन के ऊपर एक शैडो फोर्स आएगा ma। अगर ma इसका mg से ज्यादा हो गया तो मेरे हाथ से छूट जाएगा। दैट मीन्स व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ माई हैंड इज मोर देन g, it will leave contact from my hand. So दोनों एक साथ ऑसिलेट करने का मैक्सिमम क्या एक्सीलरेशन हो सकता है? g, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? Here maximum permissible acceleration is g, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू g, और a इज g बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज g बाय 16। g को अगर आप 10 ले लेते हो तो आप कहोगे 10 बाय 16 मीटर। व्हाई? बिकॉज g इज इन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g को 10 ले लिए तो 10 बाई 16 मीटर और 5 बाई 8 मीटर। ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट से जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा ये ब्लॉक इससे कांटेक्ट छूट जाएगा। लोएस्ट पॉइंट में कुछ नहीं होगा, ढकेल के ले रहा है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट से जब आने की कोशिश करेगा ये इससे कांटेक्ट छूट जाएगा। समझ में आया? 6.25। चलिए, आपका मेथड बढ़िया है, ठीक है। Last questions. Two SHMs x1 is equal to 10 sin 4t centimeter and x2 is equal to 10 sin 4t plus pi by 3 centimeter were imposed simultaneously onto a particle. Find what will be maximum velocity of particle। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? समझ में आ रहा है? दो एसएचएम दिया गया पार्टिकल को, x1 भी दिया गया, x2 दिया गया, दोनों एक साथ दिए गए। हमें मालूम है कि जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा दैट इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एसएचएम्स। और प्रीवियस क्लास भी हम लोग ये टेक्निक को देखे थे। अगर x1 वाला एसएचएम को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बाय ये वेक्टर, आई विल से दिस वेक्टर इज हैविंग जीरो फेज एंगल, सो द वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस यू कॉल एज x1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10। दूसरा वाला उसका भी एम्पलीट्यूड 10 है लेकिन फेज एंगल है पाई बाई 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 3 और 60 डिग्री में, 60 डिग्री होता है पाई बाई 3, 60 डिग्री में दूसरा एसएचएम को ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये एसएचएम का भी एम्पलीट्यूड भी तो 10 दिया हुआ है एंड दिस यू कॉल एज x2। समझ में आ रहा है? अभी रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इन दोनों का वेक्टर सम, तो ए नेट क्या हो जाएगा? यूजिंग ट्रायंगल लॉ में बताया था कैसे निकालेंगे, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे लेकिन सीख लो। रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा?
it will be 10 square plus 10 square plus 2 ton into cos 60 whole root over है कि नहीं। ये प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे, जो लोग एब्सेंट थे देख लो वीडियो में। तो ये कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 10√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, जो नया एसएचएम होगा वो होगा 10√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का एम्पलीट्यूड वाला। जो रिजल्टेंट एसएचएम मिलेगा, अगर मैं उसको लिखना चाहूंगा कि व्हाट इज दैट रिजल्टेंट एसएचएम, थोड़ा और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। थोड़ा फिगर को सीधा किया जाए। यस यार, ये तो सीधा नहीं, टेढ़ा है। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं, ये सीधा कर लेते हैं। जबरदस्ती है क्या? ओहो, यही टेढ़ा है। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो आप जानते हो कि ये जो दोनों वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बीचों बीच रहता है, ये मालूम है क्या? यस, ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे रहेगा, इन दोनों का रहेगा कि नहीं रहेगा? ट्रायंगल लॉ भूल गए क्या? क्लास 11 का बिगिनिंग में हम लोग पढ़े थे। The resultant SHM by parallelogram law, you know, will be midway between the two. It will be along the angle bisector, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10√3। क्या कोई बताएगा व्हाट विल बी दिस एंगल? ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और π/6। अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि रिजल्टेंट displacement time relationship is given by x is equal to maximum amplitude क्या हो गया था? 10√3 sin ओमेगा t। ओमेगा का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? ओमेगा का वैल्यू दिया है, ओ यहाँ पर मैं 4√3 क्यों लिख दिया हूँ? आई एम सो सॉरी टू राइट, why I have written 4√3, 4t, sorry 4t plus π/3। हाँ, तो ये क्या हो गया? 10 sin 4t, ओमेगा का वैल्यू 4 था, तो इट इज 10 sin 4t प्लस इसका फेज एंगल क्या हो गया? दिस एंगल π/6, तो आप बोलोगे दिस इज दिस मच प्लस π/6। रिजल्टेंट एसएचएम को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। दोनों एसएचएम अगर दिया हुआ है, प्रोवाइडेड बोथ द एसएचएम्स आर इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया? अच्छा, तो फिर यहाँ पर आपका एनेट मिल गया, ओमेगा मिल गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये ओमेगा, दैट इज 10√3 मल्टीप्लाइड टू ओमेगा इज 4, इट इज 40√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था। समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन। Two SHMs were imposed onto a particle in two mutually perpendicular directions. Mutually perpendicular directions with a phase difference π/2, फेज डिफरेंस π/2। दो एसएचएम दिया गया किसी एक पार्टिकल को इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विथ ए फेज डिफरेंस π/2। ऐसा समझ में? अच्छा, फेज डिफरेंस π/2। If both SHMs have same frequency
amplitude, then find or what is path of particle, जिसको अदरवाइज कहते हैं what is Lissajous figure, what is the Lissajous figure, पार्टिकल जिस रास्ते में जाएगा वो एक फिगर बनाएगा, उसको कहते हैं Lissajous figure. What is Lissajous figure? ऐसे पूछा। देखने में क्वेश्चन बड़ा डरावना लगता होगा, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर मैं करता हूँ, लगेगा कि हाँ तो बहुत आसान था। Two SHMs were imposed onto a particle in two mutually perpendicular directions. चलिए, let the SHMs be like एक x डायरेक्शन में दिया गया a sin ओमेगा t और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y डायरेक्शन में दे दिया। बोल रहा है कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। पहला केस में एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरे केस में एम्पलीट्यूड a2 है। दे आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, तो इसका हो गया sin ओमेगा t। लेकिन देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2, मतलब पहला वाला अगर a sin ओमेगा t हुआ तो दूसरा हुआ a2 sin ओमेगा t प्लस π/2। क्या क्वेश्चन समझ में आया? दोनों SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी बराबर है और फेज डिफरेंस है π/2। समझ में आया? चाहो तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो a2 cos ओमेगा t। तो अगर पहला वाला SHM किसी एक पार्टिकल को देते हैं t सेकेंड के बाद, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? a1 sin ओमेगा t। x value is changing with time by this relation, y value is changing with time with this relation। नहीं तो t सेकेंड के बाद पार्टिकल मान लो x1 डिस्टेंस में गया है तो क्या कहोगे? x1 is equal to a1 sin ओमेगा t, और पार्टिकल y डायरेक्शन में गया है y1 तो y1 is equal to a2 cos ओमेगा t। समझ में आ रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है, कुछ ऐसा मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ दी एक्स डायरेक्शनल SHM वो ऐसे ऐसे होने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ वाई डायरेक्शनल SHM वो ऐसे ऐसे होने की कोशिश कर रहा है। t सेकेंड के बाद एक्स डायरेक्शन में ये दूर गया है, वाई डायरेक्शन में ये दूर गया है, मतलब पार्टिकल ना इधर गया ना इधर गया, वो कुछ यहाँ पर आया। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। आफ्टर एनी टाइम t द पार्टिकल इज हियर, और जिसमें x का वैल्यू भी बदल रहा है, y का वैल्यू भी बदल रहा है। समझ में आया? x y बोथ आर चेंजिंग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? सपोज y और x के बीच में जो रिलेशन आया, कुछ y इज इक्वल टू mx हुआ, तो आप कहोगे जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा थ्रू ओरिजिन। नहीं तो हमें x और y में रिलेशन पता करना है, और हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा जो x है वो क्या है? a sin ओमेगा t, और व्हाट इज y? इट इज x is a1 sin ओमेगा t, y is x is a1 sin ओमेगा t और y is a2 cos ओमेगा t। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो x y में क्या रिलेशन हुआ देखो तो आप कहोगे x by a1 का स्क्वायर प्लस y by a2 का स्क्वायर क्या देगा देखो तो? x by a1 मतलब sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस y by a2 cos स्क्वायर ओमेगा t क्या देगा ये? 1। तो क्या रिलेशन मिला? x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अगर ये a1 a2 बराबर एम्पलीट्यूड के होते तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाता, फिर बन जाता सर्किल। लेकिन अभी ये एलिप्टिकल पाथ में जाने लगेगा। You will see the particle follows a path something like this. The particle follows a path something like this. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. This is the elliptical path. The particle is following an elliptical path. और जिसमें ये जो डिस्टेंस है ये a1 है, और ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन वो a2 है।
So path of particle is an ellipse. थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि इस चीज को बताने की दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा, तो यहाँ से पता चल गया कि ये लिसा जस्ट फिगर दिखने में कुछ एलिप्टिकल हो जाएगा। अगर A1 A2 दोनों बराबर होते तो शायद ये सर्कुलर हो जाता, लेकिन अभी बन गया एलिप्टिकल। क्या बात समझ में आया? तो 10-12 क्वेश्चन करने में तो आज की क्लास खत्म हो गया नहीं? मैं सोच रहा था कि आज मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो हो नहीं पाया। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी ढेर सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल हैं। ट्यूसडे की क्लास में और नेक्स्ट क्लास ही जाऊँ थर्सडे वाले क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक। उसका नेक्स्ट क्लास जो होगा फ्राइडे शायद, तो उसमें पेंडुलम, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स अगेन इन द नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, तो आज इतना करते हैं। अभी आगे क्या करना है, ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फंडामेंटल क्वेश्चन में दे दिया आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करवा दिया। ट्राई देम ऑल। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।